यूनिवर्स के लाखों गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे, उसके एक सोलर सिस्टम में पृथ्वी है। और ये पूरे यूनिवर्स के साथ साथ पूरे पृथ्वी में इतने सारे राज छुपे हुए हैं जिसके बहुत सारे राज अभी भी अनसॉल्व्ड है। हमारे पृथ्वी के साउथ पोल में अवस्थित 5वां लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जिसका नाम है अंटार्कटिका, बर्फ से ढकी हुई ये कॉन्टिनेंट, इसके सतह पर हजारों राज छुपाई हुई है। ये लैंड अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। अंटार्कटिका का जो लैंड है वो तो पहले पूरी तरह साउथ पोल पर नहीं था, फिर टेक्टोनिक प्लेट्स के परिवर्तन के लिए आज साउथ पोल में स्थित है। यहाँ पर पाए जाने वाला जो स्कल्स है वो इंसानी खोपड़ी से थोड़ा अलग है। अगर ये इंसानी खोपड़ी से अलग है तो फिर क्या ये एलियंस का है? और यहाँ का एंशिएंट रेन फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें पैंजिया के थ्योरी को सपोर्ट करती है। डिफरेंट स्कल्स, एंशिएंट रेन फॉरेस्ट को लेकर 10 ऐसे तथ्य इस वीडियो में अब जानने वाले हो। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। 10 अमेजिंग थिंग्स अबाउट अंटार्कटिका। नंबर 1, हॉट वोल्केनिक माउंटेन इन अंटार्कटिका। क्या किसी ने सोचा भी होगा कि अंटार्कटिका के मोटे बर्फ के चादर के नीचे मैग्मा होगा? ब्रिटिश नेवी ऑफिसर सर जेम्स क्लार्क रॉस 1841 में इस वोल्केनिक माउंटेन एरेबस को डिस्कवर किए थे। ये वोल्केनिक माउंटेन वेस्ट अंटार्कटिका के रॉस आइलैंड में स्थित है, जो कि अंटार्कटिका का सेकंड हाईएस्ट वोल्केनो है। ये माउंटेन देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही बुरी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। साल 1979 में एयर न्यूजीलैंड फ्लाइट 901 237 पैसेंजर्स एंड 20 शिप ऑपरेटर को लेकर ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन कुछ गड़बड़ी की वजह से ये प्लेन इस माउंटेन पर क्रैश कर गई और सारे पैसेंजर्स मारे गए। इस माउंटेन का सबसे खास बात यह है कि इस माउंटेन के क्रेटर में लावा लेक मौजूद है, और ऐसे माउंटेन्स हमारे पृथ्वी में सिर्फ 7 ही मौजूद है। ये वोल्केनिक माउंटेन का जो मैग्मा है वो CO2 रिच रिफ्ट वोल्केनो है, मतलब मैग्मा में ज़्यादा CO2 मौजूद है। इसकी वजह से वो मैग्मा ड्राई रहता है और जो उस मैग्मा को सरफेस के करीब रहने में मदद करता है। CO2 रिच वोल्केनो भी बहुत ही अनकॉमन होती है। रैदर मैक्सिमम वोल्केनो H2O रिच होती है, जो कि इस वोल्केनिक माउंटेन को बाकियों से डिफरेंट बनाती है। नंबर 2, मीटियोर ऑफ मार्स। अलग अलग देशों के साइंटिस्ट स्पेशली US एंड जापान अंटार्कटिका में से 42,000 से भी ज़्यादा मीटियोर को खोज निकाले हैं, लेकिन इन 42,000 मीटियोराइट में से एक मीटियोराइट ऐसा भी था जो कि सचमुच में मार्स का मीटियोराइट था। इस मीटियोराइट को अंटार्कटिका के एलन हिल्स में 1984 में पाया गया था। इस मीटियोराइट में ऐसे गैसेस ट्रेस किया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ मार्शियन एटमॉस्फेयर में ही देखे जाते हैं, और इस मीटियोराइट में कुछ ऐसे भी सेल्स पाए गए हैं जो कि मार्स पर जीवन के होने की संभावना को और भी बढ़ा देती है। लेकिन ये थ्योरी अभी भी 100% प्रूवन नहीं है, मतलब ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं की गई है। नंबर 3, इलोंगेटेड स्कल्स। अंटार्कटिका में साइंटिस्ट लगातार रिसर्च करते हैं अंटार्कटिका के बारे में और भी चीजें जानने के लिए। ऐसे ही रिसर्च करते करते साइंटिस्ट को 1985 में अंटार्कटिका के केप सेरिफ में यमुना बीच पर एक वुमेन का स्कल मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसी जगह पर किसी इंसानी खोपड़ी का मिलना किसी आश्चर्य से कम नहीं था, लेकिन इससे भी चौंका देने वाली बात यह है कि ये स्कल्स आज के ह्यूमन स्पेसीज से थोड़ा अलग था। लेकिन हाँ, ये ऑब्वियसली किसी एलियन के स्कल नहीं थे, ये ह्यूमंस के ही थे। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये ह्यूमंस का ही था तो ऐसा आकार क्यों था? तो बहुत पहले के टाइम में आदि मानव रहते थे, उनका सर थोड़ा सा बड़ा होता था आकार में, लेकिन अंटार्कटिका में पाया गया जो स्कल है वो उतना भी पुराना नहीं है जिस टाइम पर आदि मानव का वास था, बल्कि ये स्कल 1819 से लेकर 1825 के वक्त का था, करीब 200 साल पुराना। साइंटिस्ट कहते हैं एंशिएंट टाइम में मिडिल एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ देशों में एक रिचुअल्स था। कुछ वुमेन और मैन भी अपने हेड के स्ट्रक्चर को ऐसे मैकेनिज्म की मदद से चेंज करते थे, लेकिन तब वो वुमेन अंटार्कटिका पर कैसे आई थी ये भी एक मिस्ट्री है। अब यहाँ पर स्कल मिलना तो शॉकिंग है ही, न जाने और कितने स्कल्स इस मोटे बर्फ के नीचे मिल सकता है, क्योंकि पैंजिया का जो थ्योरी है उसमें हमें साफ पता चलता है कि पृथ्वी जब सृष्टि हुआ था तब सब लैंड एक साथ जुड़ा हुआ था, और फिर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से सब लैंड एक दूसरे से बिछड़ गए। और ये स्कल मिलने से ये साफ होता है कि अंटार्कटिका का जो लैंड था वो पहले एशिया, अफ्रीका और यूरोप के लैंड से कनेक्टेड था, और तब वहाँ पर लोगों का वास भी था, इसीलिए ही यहाँ पर स्कल्स पाए गए हैं। नंबर 4, जायंट स्पाइडर्स। नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से अंटार्कटिका में अलग अलग तरह के प्राणी देखे जाते हैं। उनमें से एक है ये स्पाइडर्स। इस प्रजाति के सी स्पाइडर्स तो वर्ल्ड वाइड देखे जाते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि एवरेज टेम्परेचर की जगह में, मतलब अंटार्कटिका के सिवा बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में इस प्रजाति के जो स्पाइडर्स होते हैं वो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, एक पेंसिल इरेजर के साइज जितना,
और अंटार्कटिका में इन स्पाइडर्स को बहुत ही बड़े आकार में पाए जाते हैं, मतलब एक प्लेट के आकार जितना। भले ही ये स्पाइडर्स की तरह दिखते तो है, लेकिन नॉर्मल स्पाइडर्स की तरह ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्पाइडर्स समुद्र में ही रहते हैं, ज़मीन में नहीं रहते। और इन स्पाइडर्स को समुद्र के 1800 मीटर के नीचे पाए जाते हैं। नंबर 5, 1 बिलियन ईयर्स ओल्ड आइस ब्यूरिड माउंटेन्स। जियोलॉजिस्ट के अनुसार हमारे पूरे धरती में ज़्यादातर जो माउंटेन्स होते हैं उनकी एवरेज उम्र 100 से लेकर 200 मिलियन ईयर्स तक होती है। इससे भी पुराने माउंटेन्स बहुत ही कम देखे जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से एक टाइम पर माउंटेन्स ग्रो करना बंद कर देती है और फिर हमारे मदर नेचर उन माउंटेन्स को भूकंप, बारिश, लैंडस्लाइड जैसी चीज़ों की मदद से धीरे धीरे माउंटेन से प्लेन लैंड में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, अंटार्कटिका पर एक माउंटेन रेंज पाया गया है जिसका नाम है गैम्बर्टसेफ माउंटेन रेंज। 2009 के रिसर्च के अनुसार इस माउंटेन का उम्र है 1 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जहाँ 200 से लेकर 500 मिलियन ईयर्स के बाद एक माउंटेन का कोई भी नामो निशान नहीं रहता। वहाँ 1 मिलियन ईयर्स पुराना माउंटेन का मिलना अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। शायद बर्फ के जमे रहने की वजह से और बारिश ना होने की वजह से ये माउंटेन इरोशन होने से बची हुई है और अभी भी सही सलामत है। नंबर 6, 100 ईयर्स ओल्ड फोटोज। आजकल तो बहुत सारे एक्सप्लोरर्स एंड फोटोग्राफर्स अंटार्कटिका पर जाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि तब अंटार्कटिका में जाना थोड़ा ज़्यादा रिस्की था। लेकिन उसी वक्त पर हार्बर्ट पोंटिंग एंड हिज टीम करीब 100 साल पहले अंटार्कटिका पर गए थे और एक एक्सपीडिशन टीम जिसका नाम है टेरा नोवा एक्सपीडिशन, वो एक्सपीडिशन टीम इस शिप में अंटार्कटिका पर गए थे। लेकिन तब इतना दूर ट्रैवल करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता था। टेरा नोवा एक्सपीडिशन टीम वहाँ पर गए तो थे, लेकिन लौटने के वक्त उनका शिप डूब गया और सारे लोग मारे गए थे। लेकिन लकीली फोटोग्राफर हार्बर्ट पोंटिंग उस शिप में नहीं थे, वो तभी भी अंटार्कटिका पर ही थे और अंटार्कटिका को एक्सप्लोर कर रहे थे, इसीलिए उनकी खींची गई फोटोज सही सलामत है। इन फोटोज को देखो, ये 100 साल पुरानी अंटार्कटिका है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है, उसके बावजूद भी कितने खूबसूरत है। नंबर 7, 100 ईयर्स ओल्ड व्हिस्की। अंटार्कटिका पर हमेशा कुछ ना कुछ डिस्कवर होती रहती है। वैसे ही कुछ अंटार्कटिक एक्सप्लोरर ने एक एबंडेंट हट के नीचे 1908 का मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुराने व्हिस्की के बॉटल्स पाए। एक अंटार्कटिक एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शैकलटन उस व्हिस्की बॉटल्स के मालिक थे। नंबर 8, ग्रेवयार्ड ऑफ पेंगुइन ममीज। अंटार्कटिका में बहुत ही कम प्रजातियों के जीव देखे जाते हैं, उनमें से एक है पेंगुइन। साउथ अंटार्कटिका में बहुत सारे जगह में पेंगुइन्स की ममीज देखी गई है और वो सारे पेंगुइन्स एक ही वक्त पर मारे गए थे। साइंटिस्ट का अनुमान है कि शायद एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की वजह से बहुत सारे पेंगुइन्स एक साथ मारे गए थे, लेकिन फॉर्चुनेटली बाकी पेंगुइन्स इस वेदर से बच गए, नहीं तो ये प्रजाति एक्सटिंक्ट हो जाती। बट लकीली ऐसा नहीं हुआ। नंबर 9, एंशिएंट रेन फॉरेस्ट। लोग अगर ऐसे सोचते हो कि अंटार्कटिका शुरू से ही ऐसे बर्फ में ढका हुआ है तो ये थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि 90 से 100 मिलियन ईयर्स पहले अंटार्कटिका पर हरी भरी जंगल हुआ करता था, बिल्कुल आज के न्यूजीलैंड की तरह। साल 2017 में वेस्ट अंटार्कटिका के पाइन आइलैंड ग्लेशियर पर एक एक्सपीडिशन टीम ड्रिलिंग करके एंशिएंट फॉरेस्ट का कुछ फॉसिल्स डिस्कवर किया है। रिसर्च से पता चलता है करीब 90 से 100 मिलियन साल पहले यहाँ पर फॉरेस्ट हुआ करता था और एवरेज टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता था। लेकिन फिर अचानक क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और CO2 का मात्रा एवरेज लेवल से बहुत ज्यादा कम हो जाने की वजह से धीरे धीरे ये फॉरेस्ट लैंड आइसलैंड में परिवर्तित हो। नंबर 10, ब्लड स्ट्रीम। अंटार्कटिका के मिस्टीरियस चीजों में से एक है ब्लड स्ट्रीम, लेकिन -17 डिग्री सेल्सियस में ये पानी रेगुलर फ्लो कैसे करता है? इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि ग्लेशियर के नीचे जो वाटर है वो है सॉल्टी, और सॉल्टी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर से कम है। ये एक वजह है जिससे पानी फ्रीज नहीं होती। और एक थ्योरी है कि ग्लेशियर का जो प्रेशर है और अर्थ सरफेस का जो प्रेशर है वो इस वाटर को फ्रीज होने से बचाता है। लेकिन इसका कलर रेड क्यों होता है? इसका जवाब सिंपल है, इस सॉल्टी वाटर में बहुत मात्रा में आयरन मौजूद है और जब ये सॉल्टी आयरन वाटर ग्लेशियर से निकलकर बाहर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब आयरन और ऑक्सीजन इस रेड कलर को क्रिएट करती है। ठीक वैसे ही जैसे लोहे पर लाल रंग का जंग पड़ता है।